बच्चों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित कुमार वर्मा और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल आरजीवी क्लासेस 2.0 में। तो जैसा कि काफी सारे बच्चों की इंक्वायरी आ रही थी कि सर मैथ्स के साथ आप जो है केमिस्ट्री भी थोड़ा सा स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि काफी कम समय बचा हुआ है। तो इसी को देखते हुए आज हम लोग लेकर आए हैं केमिस्ट्री में चैप्टर फर्स्ट का वन शॉट। जी हाँ बच्चों, अब हम लोग इस चैप्टर का जो भी थ्योरी है फर्स्ट चैप्टर की वो हम लोग एक शॉट में कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट सॉल्यूशन। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं सॉल्यूशन जिसको हिंदी में कहते हैं विलयन। ठीक, तो क्या होता है विलयन, आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि एक शॉर्ट में हमने आपको लिख के दिया है सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू सॉल्यूशन, यानी कि जब सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाते हैं तो यहां पर बनता है सॉल्यूशन। तो एक चीज तो कंफर्म है, इस चैप्टर में हम लोग एक दो चीजों को आपस में मिक्स करेंगे और जो आपको मिलेगा वो होगा सॉल्यूशन यानी कि विलयन। ठीक है, तो जो जिन चीजों को आपस में मिलाया जा रहा है उसमें से एक होगा सोल्यूट, दूसरा होगा सॉल्वेंट, और जब सोल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिल जाते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं सॉल्यूशन। बच्चों यहाँ पर काफी सारे बच्चे जो है हमारे हिंदी मीडियम के भी जुड़े हुए हैं, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। हम यहाँ पर आपको बायलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों सोल्यूट को कहते हैं विले, हिंदी में कहते हैं विले, और सॉल्वेंट को कहते हैं विलायक, और ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो बनता है विलयन। ठीक है, विलयन बनता है। ठीक है, तो जब विले और विलायक को मिला देते हैं तो विलयन बनता है, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करने पर सॉल्यूशन बनता है। तो इसमें सबसे पहली जो आपके मन में क्वेश्चन आता होगा कि ये सॉल्यूट क्या है ना, या ये सॉल्वेंट है क्या। ठीक, तो चलिए आइए हम लोग पढ़ते हैं इसको आगे। तो जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं यहाँ पे सॉल्यूट क्या होता है बच्चों, जो भी चीज, जब दो चीजों को आपस में आप मिक्स कर रहे हैं तो उसमें देखिए क्या होता है कि एक चीज आप मिला रहे हैं और दूसरे में मिला रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आप शरबत बनाते हैं तो शरबत में क्या होता है, आप शक्कर को मिलाते हैं, ठीक है, शुगर ऐड करते हैं, और किस में ऐड करते हैं, वाटर में ऐड करते हैं। तो देखिए जो चीज ऐड की जा रही है, ठीक है, जिसको आप मिला रहे हैं, जिसको आप घोल रहे हैं वो सॉल्यूट है। ठीक है, और जिसमें मिला रहे हैं यानी कि जिसमें उसको डिसॉल्व किया जा रहा है, घोला जा रहा है, वो हमारा होता है सॉल्वेंट। तो देखिए जिसको मिलाया जाए वो सॉल्यूट और जिसमें मिलाया जाए वो सॉल्वेंट। ठीक है, और सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, सॉल्यूशन। एक तरीके से और भी देख सकते हैं, देखो जो कम क्वांटिटी में होता है वो सॉल्यूट और जो ज्यादा क्वांटिटी में होता है वो सॉल्वेंट होगा हमारा। ठीक है, तो जैसा कि एक एग्जांपल दे चुके हैं, जैसे आप लोग शरबत बनाते हैं तो शरबत में क्या होता है, शुगर को ऐड करते हैं, है ना, और किस में ऐड करते हैं बच्चों, किस में ऐड करते हैं, तो जैसे कि वाटर में मिक्स कर रहे हैं यानी पानी में घोल रहे हैं तो पानी हमारा सॉल्वेंट हो गया। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग क्या करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल देते हैं आपको, जैसे आप चाय बनाते हैं। ठीक है, तो चाय बनाने में क्या होता है बताइए, आप दूध लेते हैं, ठीक है, तो दूध में क्या क्या चीजें ऐड कर रहे हैं, तो जो दूध है आपका मिल्क है, ठीक है, मिल्क आपका सॉल्वेंट हो गया, है ना, और उसमें क्या क्या चीजें आप ऐड कर रहे हैं, देखिए आप उसमें जो है चाय पत्ती ऐड कर रहे हैं, उसमें शुगर ऐड कर रहे हैं, अदरक ऐड कर रहे हैं, और बहुत सारी चीजें अपने स्वाद के अनुसार जो चीजें मिलाई जा रही हैं, कुछ कुछ लोग जो है थोड़ा सा नमक भी डाल देते हैं। ठीक है, तो यानी कि जो आप मिक्स कर रहे हैं, यानी ये सारी चीजें, है ना, सॉल्ट हो गया, शुगर हो गई, अदरक हो गई आपकी, ठीक है, चाय पत्ती हो गई, ये सारी चीजें हो गई सॉल्यूट, क्योंकि इनको आप मिक्स कर रहे हैं। और किसमें मिक्स कर रहे हैं बच्चों उसको मिक्स कर रहे हैं हम लोग मिल्क में, तो मिल्क हमारा हो गया सॉल्वेंट। अब कुछ बच्चे कहेंगे उसमें तो हम लोग वाटर भी मिलाते हैं। बच्चों हमारे यहाँ दूध की चाय बनती है, प्योर दूध की चाय बनाते हैं हम लोग, ठीक है, तो हमारे यहाँ सॉल्वेंट जो है वो मिल्क लिया जाता है, और आप जैसे कुछ कुछ लोग उसमें वाटर भी मिला सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो देखिए जैसे कि लिखा हुआ है सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्यूट इज ए सब्सटेंस दैट डिसॉल्व इन ए सॉल्वेंट टू फॉर्म अ सॉल्यूशन। जो चीज मिलाई जाए वो सॉल्यूट और जिसमें मिलाई जाए वो सॉल्वेंट, और जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स किया जाता है तो बनता है सॉल्यूशन। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो देखिए ये है सॉल्यूट, ये है सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स किया, ये दोनों मिक्स हो गए और बन गया हमारा सॉल्यूशन। ठीक है,
जैसे सॉल्ट होता है, सॉल्ट हम लोग क्या करते हैं, वाटर में मिक्स करते हैं, ठीक है। तो सॉल्ट को मिक्स कर रहे हैं तो सॉल्ट हमारा हो गया सोल्यूट। किसमें मिक्स कर रहे हैं, वाटर में मिक्स कर रहे हैं तो वाटर हो गया सॉल्वेंट। दोनों को मिला दिया तो क्या बना, नमक वाला पानी, सॉल्ट वाला वाटर, जिसको हम लोग सॉल्टी वाटर भी कहते हैं, और वो हमारा होगा सोल्यूशन, ठीक है। तो बच्चों डेफिनेशन लिखी हुई है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और उसको आराम से जो है उसको पढ़ते रहिएगा बार बार, ये आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट देगा, ठीक है। तो चलिए आज हम लोगों ने पढ़ लिया है, सोल्यूट पढ़ लिया है, सॉल्वेंट पढ़ लिया है और सॉल्यूशन भी पढ़ लिया है, ठीक। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बात करते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन हमारे कितने टाइप के होते हैं। तो बच्चों सॉल्यूशन हमारे 3 टाइप के हैं, एक है सैचुरेटेड, एक है अनसैचुरेटेड और एक है सुपर सैचुरेटेड। तो सॉल्यूशन 3 टाइप के हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। चलिए आप लोग इसके बारे में पढ़ते हैं कि सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। तो देखिए जैसा कि पहला फर्स्ट हेडिंग पढ़ी है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हिंदी में कहते हैं संतृप्त विलयन। क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन। क्या होता है संतृप्त विलयन, जरा देखिए। संतृप्त विलयन वह विलयन होता है जिसमें किसी निश्चित तापमान पर विलायक के अधिकतम मात्रा में विलायक के अधिकतम मात्रा में विलय घुल चुका हो। बात समझे, यानी कि जब सॉल्वेंट में मैक्सिमम अमाउंट में सॉल्यूट को डिजॉल्व कर दिया जाए, यानी कि उसके बाद कोई भी सॉल्यूट उसमें डिजॉल्व ना हो पाए, तो उस सॉल्यूशन को कहेंगे हम लोग संतृप्त विलयन, यानी कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होता है, आप सॉल्वेंट में मैक्सिमम अमाउंट में सॉल्यूट को मिला चुके हैं। देखिए होता क्या है कि कोई भी सॉल्वेंट है उसकी एक लिमिट है सॉल्यूट को अपने अंदर डिजॉल्व करने की। जैसे आप वाटर लेते, वो 1 गिलास पानी ले लीजिए, उसमें 1 चम्मच शक्कर डालिए घुल जाएगा, 2 चम्मच डालिए वो भी घुल जाएगा, 3 डालिए वो भी घुल जाएगा, 4 डालिए वो भी घुल जाएगा, और मान लीजिए 10 चम्मच शक्कर डालिए और उसको घोलिए तो आप देखेंगे कि जो शुगर है वो मिक्स होना बंद हो गई है, ठीक है। यानी कि जो 1 गिलास वाटर आपने लिया था, पानी जो आपने लिया था, वो जो है वो शुगर को डिजॉल्व करना बंद कर दिया है एक टाइम के बाद, ठीक है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि हर सॉल्वेंट की अपनी लिमिट होती है जिसमें वो क्या कर सकता है, सॉल्यूट को डिजॉल्व कर सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए 1 गिलास वाटर में 5 चम्मच शुगर जो है वो डिजॉल्व हो सकती है, ठीक है। अब 5 चम्मच शुगर डिजॉल्व हो सकती है, तो आप 6ठी चम्मच जब शुगर डालेंगे तो वो डिजॉल्व नहीं होगी, क्योंकि उसकी लिमिट जो थी, उसकी कैपेसिटी थी 5 चम्मच शुगर को घोलने की, ठीक है। तो हर सॉल्वेंट की अपनी एक लिमिट होती है, ठीक है, और हर सॉल्वेंट एक लिमिटेड अमाउंट में ही सॉल्यूट को डिजॉल्व कर सकता है। तो अगर आपने वाटर में 5 चम्मच शक्कर जो उसकी लिमिट थी उतना डाल दिया है, घोल दिया है, तब जो सॉल्यूशन बनेगा उसको हम लोग कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी जिसमें मैक्सिमम अमाउंट में सॉल्यूट घुला हुआ है, उसके बाद कोई भी सॉल्यूट उसमें डिजॉल्व नहीं हो सकता, कोई भी विलय जो है वो विलायक में नहीं घुल सकता। ऐसे विलयन को कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन को हिंदी में कहते हैं असंतृप्त विलयन। देखिए क्या लिखा हुआ है, असंतृप्त विलयन वह विलयन होता है जो किसी निश्चित तापमान पर अभी सभी और अधिक विलय को घोल सकता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि आप क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए एक अभी जो हम लोगों ने एग्जांपल लिया था कि 1 गिलास पानी में 5 चम्मच शक्कर डिजॉल्व हो सकती है, आपने उसमें 2 चम्मच शक्कर डाल दी। 1 गिलास वाटर लिया, 2 चम्मच शक्कर डाल दी। अगर आपने 1 गिलास वाटर में 2 चम्मच शक्कर डाल दी तो तीसरी डालोगे तो घुल सकती है। तो ऐसा सॉल्यूशन, मतलब जो आपने 1 गिलास वाटर लिया, 2 चम्मच शक्कर डाल दी, सॉल्यूशन बन गया, उसको कहेंगे अनसैचुरेटेड, क्योंकि उसमें अभी और
3 चम्मच शक्कर जो है वो घोली जा सकती है। बात समझिए कि नहीं? तो वो हमारा अनसैचुरेटेड यानी असंतृप्त विलयन कहलाएगा। मतलब ऐसा विलयन जिसके अंदर और अधिक मात्रा में विलेय घोला जा सके, यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और क्वांटिटी में सोल्यूट को मिक्स कर सकते हैं, वो होता है हमारा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन यानी असंतृप्त विलयन। ठीक है, आप लोग बच्चों जो है इसकी स्क्रीनशॉट जरूर लेते रहे। ठीक है, डेफिनेशन काफी ज्यादा बार पूछी जा चुकी है और काफी ज्यादा पूछी भी जाती है। ठीक है, तो इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके नोट करते रहे। चलिए नेक्स्ट आते हैं, तीसरा टाइप सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसको हम लोग अधिसंतृप्त विलयन भी कहते हैं। ठीक है, तो अधिसंतृप्त विलयन क्या होता है देखिए, यानी अधिसंतृप्त विलयन वह विलयन होता है जिसमें किसी निश्चित तापमान और दाब पर सामान्यतः घुलने वाली मात्रा से अधिक विलेय घुला होता है। कहने का मतलब यह है कि जैसे कि आप क्या कर रहे हैं, आपने एक ग्लास वाटर लिया था, उसमें 5 चम्मच शक्कर घुल सकती थी, उसके ज्यादा उसमें नहीं डिसॉल्व कर सकते। ठीक है, तो अब आपने क्या किया है कि उसमें जो है 6 चम्मच शक्कर डिसॉल्व कर दी या 7, यानी कि लिमिट से ज्यादा ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट में उसकी कैपेसिटी से ज्यादा मात्रा में सॉल्यूट को डिसॉल्व कर दिया जाए, उस सॉल्यूशन को कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या कहते हैं? सुपर सैचुरेटेड। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि जब एक ग्लास पानी में 5 चम्मच शक्कर घुल सकती थी, उससे ऊपर घुल नहीं सकती है, तो हम 6 चम्मच 7 चम्मच या 8 चम्मच शक्कर कैसे किसी सॉल्यूशन में घोल सकते हैं? तो उसका बहुत ही आसान तरीका है, आप थोड़ा सा सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ा दीजिए तो उसकी जो कैपेसिटी है सॉल्यूट को डिसॉल्व करने की वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। समझे कि नहीं? टेम्परेचर बढ़ाने पे जो सॉल्युबिलिटी है वो बढ़ जाती है, यानी कि और ज्यादा अमाउंट में सॉल्यूट उसमें घोला जा सकता है। आई बात समझ में कि नहीं? तो जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा जो चाशनी बनती है, चाशनी कैसे बनाते हैं हम लोग? उसको क्या करते हैं, एक भगोना लेते हैं, उसमें पानी डालते हैं और उसमें शक्कर। जैसा कि हमको पता है कि भगोने के अंदर जो पानी है उसकी एक अपनी कैपेसिटी है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? उसका खुद का कुछ लिमिट है, उसमें ज्यादा अमाउंट में शक्कर नहीं डाल सकते, इसीलिए हम उसको गैस जलाकर उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं ताकि उसकी कैपेसिटी बढ़ जाए और वो ज्यादा अमाउंट में सॉल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व कर सके और चाशनी तैयार हो सके। समझे कि नहीं? तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। 3 टाइप के सॉल्यूशन थे, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। मतलब जितना अमाउंट चाहिए मैक्सिमम लिमिट तक उतना आपने डिसॉल्व करके रखा है। जैसे एक ग्लास में 5 चम्मच शक्कर घुल सकती तो आपने 5 चम्मच डाल दी। ठीक है, तो जो सॉल्यूशन बना वो सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड 5 चम्मच शक्कर घुल सकती थी, आपने उससे कम रखी है, 2 चम्मच शक्कर डाल दी, तो जो सॉल्यूशन बना वो अनसैचुरेटेड हो गया। और सुपर सैचुरेटेड में आपने लिमिट से ज्यादा सॉल्यूट को डिसॉल्व कर दिया है टेम्परेचर को बढ़ाकर। और भी बहुत सारी कंडीशन है ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व करने की, लेकिन हमने आपको छोटा सा एग्जांपल दिया। ठीक है, आई होप आप लोगों को जो है ये सारे एग्जांपल अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। और ये डेफिनेशन बच्चों, अगर आपका बेसिक नहीं अच्छा होगा तो आप जो है इस चैप्टर पे पकड़ नहीं बना पाएंगे। और अगर आपको ये छोटे छोटे टर्म्स, अगर आपको लग रहा होगा कि ये छोटे छोटे टर्म्स तो हमारे बोर्ड एग्जाम में या पेपर में शायद ना पूछे जाए, तो बिल्कुल इस बात की गलती मत करिएगा। क्योंकि बच्चों अगर आपको ये छोटे छोटे टर्म्स के बारे में नहीं पता है तो आप न्यूमेरिकल में फंस जाएंगे। और न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं केमिस्ट्री में। स्टार्टिंग के 3 चैप्टर हैं, तीनों चैप्टर से न्यूमेरिकल बहुत आते हैं, तो आपको बेस बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हम लोग सॉल्यूशन के बारे में पढ़ चुके हैं, अब आते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को हिंदी में कहते हैं यानी विलयन की सांद्रता। क्या कहते हैं बच्चों? विलयन की सांद्रता। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन देखिए, किसी भी सॉल्वेंट में किसी भी सॉल्यूशन में कितने अमाउंट में सॉल्यूट आपने घोल रखा है उसी को कहते हैं उस विलयन की कंसंट्रेशन यानी सांद्रता। जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, जैसे मान लीजिए ये आपका सॉल्वेंट था,
ठीक है, ये सॉल्वेंट था। सॉल्वेंट मान लीजिए आपने 70 ml ले रखा है, ठीक है, और इसमें आपने क्या कर दिया बच्चों, 30 ग्राम सोल्यूट आपने इसमें ऐड कर दिया। 30 ग्राम सोल्यूट आपने क्या किया, इसमें ऐड कर दिया। तो ये 30 ग्राम सोल्यूट जो है वो इसके अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए, तो यानी इस विलियन में, जैसा कि हमने तो आपको बता दिया है कि 70 ml था और इसमें 30 ग्राम सोल्यूट आपने मिला दिया, ठीक है। तो यानी किसी भी सॉल्यूशन में कितना सोल्यूट डिजोल्व किया गया है उसको ही कहते हैं उसकी कंसंट्रेशन यानी कि सांद्रता। जैसे कि इस विलियन में, इस सॉल्यूशन में आपने 30 ग्राम सोल्यूट डिजोल्व कर रखा है, तो यही इसकी क्या हो गई है, कंसंट्रेशन यानी कि सांद्रता, ठीक है। अब कंसंट्रेशन, जैसे मान लीजिए अगर आपको एक सॉल्यूशन दे दिया जाए, जैसे फॉर एग्जांपल आपको जो है एक ग्लास में शुगर ऐड करके दे दिया गया और आपसे कहा गया ये लीजिए ये शरबत है, अब बताइए इसकी कंसंट्रेशन क्या है। तो कंसंट्रेशन का मतलब इसमें कितनी शुगर ऐड की गई है, ठीक है। अब शुगर तो घुल चुकी है, अब उसका पता लगाने के लिए क्या होता है, बहुत सारे मेथड, आप बहुत सारे मेथड से पता लगा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल उसको आप क्या करिए कि बॉयल करना चालू करिए, सॉल्यूशन को भगोने में डाल दीजिए, नीचे से गैस जला दीजिए और उसको गर्म करिए। जब वो बॉयल होगा तो वाटर जो है वो वेपराइज हो जाएगा और नीचे शुगर बच जाएगी, तो आपको पता चल जाएगा कि जो है शुगर कितनी है। एक तो तरीका ये हो गया है। और कैसे कर सकते हैं कि भाई जब वो शुगर ऐड कर रहा था तो आपने क्या किया, चुप्पे से गए और वहां पर किचन में जाके देख लिया उसने कितने चम्मच शक्कर डाली है, 1 चम्मच शक्कर डाली, 2 चम्मच शक्कर डाली। तो पता करने के तो बहुत सारे तरीके होते हैं। वैसे ही कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन यानी विलियन की सांद्रता का पता लगाने के लिए हमारे पास यहाँ मेनली 4 मेथड जो आपके कोर्स में है, ठीक है तो इससे ज्यादा भी, लेकिन आपके कोर्स में जो बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं वो है ये मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मैलिटी और मोल फ्रैक्शन, ठीक है। ये 4 मेथड है। इन 4 मेथड के थ्रू हम लोग किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और पता लगाते हैं मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मैलिटी और मोल फ्रैक्शन से कैसे हम लोग किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसे सबसे पहला हेडिंग पढ़ी हुई है मोलैरिटी, ठीक है। मोलैरिटी क्या होता है, ठीक। तो मोलैरिटी में क्या होता है बच्चों, इसमें क्या होता है कि देखिए मोलैरिटी को हिंदी में कहते हैं मोलरता, और इसको जो है कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों, कैपिटल M से। क्या होता है, जैसे कि डेफिनेशन लिखी हुई है, मोलैरिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। देखिए, आप 1 लीटर का सोल्यूशन लीजिए और उस 1 लीटर के सोल्यूशन में नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, मतलब उसमें जितने सोल्यूट आपने डिजॉल्व करके रखे हैं वही उसकी क्या हो गई, मोलैरिटी। उसको कहते हैं उस सोल्यूशन की मोलैरिटी, ठीक है। तो मोलैरिटी को कैपिटल M यानी मोलरता। देखिए मोलरता, 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या, मतलब 1 लीटर विलियन में 1 लीटर का सोल्यूशन है, उसमें कितना सोल्यूट डिजॉल्व है उसको कहेंगे उसकी मोलैरिटी। क्या कहेंगे बच्चों, मोलैरिटी, ठीक है। अच्छा, इसमें काफी सारे बच्चे ये फंस जाते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स का क्या मतलब होता है, यानी विलेय के मोलों की संख्या। मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं, आई होप आप लोगों को याद हो ना हो, पहले पढ़ाया जा चुका है, फर्स्ट ईयर का कंसेप्ट है। नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं एक छोटा सा जो है बता देता हूं आपको कि नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, यानी मोलों की संख्या, मोलों की संख्या कैसे निकाली जाती है। देखिए, नंबर ऑफ मोल्स जो होता है बच्चों वो होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास यानी मोलर मास, यानी भार बटे अणु भार। देखिए, जिसका आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है उसका वेट ऊपर रख दीजिए, मास ऊपर रख दीजिए और नीचे रख दीजिए उसका मोलर मास यानी कि अणु भार। तो जब किसी के भार और उसके अणु भार का भाग कर दिया जाता है, जो आता है उसको कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो हमें किसके नंबर ऑफ मोल निकालने हैं, हमको नंबर ऑफ मोल निकालने हैं सोल्यूट के, है ना। सोल्यूट मतलब जो मिलाया जा रहा है। तो कहने का मतलब यह है मोलैरिटी का फॉर्मूला बच्चों क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ, ऊपर आएगा नंबर ऑफ
मोल्स ऑफ solute upon volume of solution in लीटर, ठीक है, इन लीटर। अगर आपका वॉल्यूम सॉल्यूशन का लीटर की जगह ml में दिया हो तो यहां पर बच्चों 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है, तो वो जो ml है वो लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। तो देखिए मोलैरिटी निकालने का तरीका क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट ऊपर रखेंगे, मतलब सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल ऊपर और सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में वो नीचे रखा जाएगा, ठीक है। हिंदी में भी लिख देते हैं मोलरता। मोलरता कैपिटल M बराबर क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन, वो भी बच्चों लीटर में, किसमें, लीटर में, ठीक है। और अगर ये मिलीलीटर है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो बच्चों देखिए बहुत आसान डेफिनेशन है, क्या है मोलरता, मोलरता यानी मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल ऊपर और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन का वॉल्यूम नीचे रख देंगे और उस दोनों को डिवाइड कर देंगे। हमेशा याद रखिएगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लीटर में लेना है, अगर ml में है तो 1000 से बच्चों यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां पर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कब, जब ये ml में होगा, किस में होगा बच्चों, ml में, तो जब ये ml में होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया मोलैरिटी, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। अब आता है हमारा मोलैरिटी के बाद आते हैं मोलैलिटी। मोलैलिटी को कहते हैं मोललता, क्या कहते हैं बच्चों, मोललता, ठीक है, ये मोललता है, ठीक। मोललता क्या होती है बच्चों, इसमें देखिए, यानी मोलैलिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। देखिए यहां पर मोलैलिटी को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल m से, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, वो भी किसमें बच्चों, केजी में, ठीक है। तो यानी कि देखो मोलैरिटी में क्या था, ऊपर क्या था, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, यहां भी क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, दोनों में सेम है। वहां पे नीचे था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन यहां पर है मास, वहां वॉल्यूम यहां मास, वहां किसका वॉल्यूम था, वहां पर वॉल्यूम था सॉल्यूशन का, यहां मास किसका है बच्चों, सॉल्वेंट का। इसको याद रखिएगा जरूर, ठीक है। और बिना फॉर्मूले के आप एक भी एग्जांपल या कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर का लगा ही नहीं सकते। तो फॉर्मूलों पर अच्छी कमांड बनाइए, इसको बार बार रिवाइज करिए, लिख लिख कर देखिए, तब तक लिखिए जब तक ये अच्छे से आपको लर्न ना हो जाए। तभी हम इसका जो सेकेंड पार्ट आएगा जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, तो आप देखेंगे कि अगर आपको फॉर्मूला अच्छे से याद है, टर्म्स छोटे छोटे अगर आपको पता है, तो आप न्यूमेरिकल बहुत ही आसानी से उसको लगा पाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, यह हिंदी में भी लिख देते हैं मोललता, मोललता यानी स्मॉल m बराबर क्या होता है बच्चों, मोललता बराबर यानी विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या ऊपर और विलायक का भार, विलायक का भार, बच्चों विलायक का भार किस में रखेंगे हम लोग, केजी में रखेंगे, किस में रखेंगे, केजी में, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं बच्चों नॉर्मेलिटी। देखिए नॉर्मेलिटी क्या होता है, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नॉर्मेलिटी को हिंदी में बच्चों कहते हैं नॉर्मलता, नॉर्मलता, ठीक है, ये नॉर्मलता, ठीक है। क्या होती है नॉर्मलता यानी नॉर्मेलिटी, बहुत आसान है। देखिए यहां पर क्या करते हैं, नॉर्मेलिटी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम। देखिए जैसा कि आप सभी ने पढ़ा था नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल्स,
नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं बच्चों? नंबर ऑफ मोल्स था मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, यानी कि भार बटे अणु भार, समझे? अब यहां पर आ रहे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं बच्चों? बहुत आसान है, इसमें ऊपर रखते हैं मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, ठीक है। आई होप आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो बच्चों कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं उसके लिए आपको जो है ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट का एक अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी कि भार बटे तुल्यांकी भार, इसको बोलते हैं तुल्यांकी भार, ठीक है। तो बहुत आसान है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट रखेंगे तो वो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आता है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास रखेंगे तो वो नंबर ऑफ मोल्स आते हैं, यानी कि नंबर ऑफ मोल को हिंदी में कहते हैं मोलों की संख्या, और यहां पर क्या कहेंगे? ग्राम तुल्यांकों की संख्या। हिंदी में क्या लिखेंगे बच्चों? ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ठीक है। तो बस, यानी कि ऊपर आपको क्या रखना है बच्चों? देखिए जरा ध्यान से देखिएगा, देखिए क्या करेंगे? ऊपर क्या रखेंगे हम लोग? यहां पर रखेंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट। किसके निकालने हैं? सोल्यूट के। देखिए जो भी निकालना है वो सोल्यूट का ही निकालना है। मोलैरिटी में क्या कर रहे थे? नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट ऊपर, और मोलैलिटी में भी नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट ऊपर। यहां पर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, लेकिन किसके? सोल्यूट के। और कहां रखना है? ऊपर। और नीचे बच्चों आ जाता है वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी किसमें? लीटर में। किसमें? लीटर में। अगर ये लीटर नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे? इनटू में 1000 लिख सकते हैं। ये कब लिखेंगे? जब मिलीलीटर में हो। किसमें हो बच्चों? मिली। जब मिली में आएगा तो क्या हो जाएगा? जब मिलीलीटर में करेंगे तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए हिंदी में भी लिख देते हैं, नॉर्मलता, नॉर्मलता बराबर यहां पर हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का, सॉरी मोलों की संख्या नहीं है, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन और गुणे में 100, सॉरी इनटू में 1000 बच्चों कब लेते हैं? जब यहां ml हो, और जब यहां बार बार यही बता रहे हैं, इसी चीज का बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि जब ml है तो 1000 से मल्टीप्लाई, और जब लीटर है तो 1000 हटा देंगे, ठीक है। तो चलिए ये नॉर्मलता हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट कौन सा था? मोल फ्रैक्शन, यानी जिसको हम लोग कहते हैं मोल अंश। मोल अंश क्या होता है? अब जरा ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए एक हमारा ये बीकर है, ठीक है बच्चों, ये हमारा बीकर है, और इस बीकर में हमने क्या किया है? एक हमने मान लीजिए कोई ए सब्सटेंस मिलाया, फिर उसमें हमने मान लीजिए कोई बी सब्सटेंस मिलाया, और कोई मान लिया सी सब्सटेंस मिला दिया, ठीक है। अच्छा, जो ए मिला रहे थे इसके नंबर ऑफ मोल हमने मान लिए Na, जो बी मिला रहे थे उसके नंबर ऑफ मोल Nb, और जो सी मिला रहे थे उसके नंबर ऑफ मोल Nc, और ये मान लीजिए तीनों जो है आपस में हमने एक दूसरे में मिक्स कर दिए। तो अगर आपको किसी भी सब्सटेंस का आपको मोल अंश चाहिए, यानी कि मोल फ्रैक्शन चाहिए, तो कैसे निकालते हैं? बड़ा आसान है। मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है कि देखिए, जिसके मोल फ्रैक्शन निकालने उसके नंबर ऑफ मोल ऊपर रख दीजिए और टोटल नंबर ऑफ मोल नीचे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मोल फ्रैक्शन, अच्छा मोल फ्रैक्शन को x से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल X,
ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन बड़ा आसान है। अगर आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है ए का, जो ए सब्सटेंस आपने मिक्स किया है, अगर उसका मोल फ्रैक्शन निकालना है तो बहुत आसान है। यानी ए के नंबर ऑफ मोल ऊपर, है ना, और टोटल बच्चों कितने सब्सटेंस मिला है, 3, और तीनों के नंबर ऑफ मोल ऐड करके नीचे लिख दीजिए। तो Na प्लस Nb प्लस Nc नीचे आ गया। ठीक है। चलिए, जैसे मान लीजिए अगर आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है C का, तो क्या करेंगे, C के नंबर ऑफ मोल ऊपर और टोटल नंबर ऑफ मोल बच्चों कहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। और अगर आपको B के नंबर ऑफ मोल निकालने हैं तो क्या, B का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो B के नंबर ऑफ मोल ऊपर और टोटल नंबर ऑफ मोल बच्चों आपको मिल जाएगा नीचे। तो देखिए ऊपर क्या रखना है, देखिए मोल फ्रैक्शन, जैसे आप नाम से ही समझ रहे हैं, मोल का फ्रैक्शन, मोल का अंश फ्रैक्शन करना है, सीधी सी बात है डिवाइड। लेकिन किसको किससे डिवाइड करेंगे, देखिए जिस सब्सटेंस का आपको मोल फ्रैक्शन चाहिए उसके नंबर ऑफ मोल ऊपर और टोटल नंबर ऑफ मोल नीचे, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हर सब्सटेंस का मोल फ्रैक्शन आप निकाल सकते हैं। ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी बार मोल फ्रैक्शन के ऊपर बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल आ चुका है, तो इस फॉर्मूले को आप जो है याद रखिएगा। ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा हो गया है कंसंट्रेशन निकालने का तरीका। तो चलिए अब हम लोग आगे नेक्स्ट पॉइंट पे पढ़ते हैं, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी को हिंदी में कहते हैं घुलनशीलता। ठीक है। क्या होती है घुलनशीलता, देखिए सॉल्युबिलिटी इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन द गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। यानी कि आपको अगर कोई सॉल्वेंट दे दिया जाए, उसमें मैक्सिमम आप कितना सोल्यूट घोल सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं, वही होती है उस सॉल्वेंट की सॉल्युबिलिटी। ठीक है। सॉल्युबिलिटी का मतलब घुल मिल जाना, मिक्स हो जाना। घुलनशीलता का मतलब क्या होता है, घुल जाना, मिक्स हो जाना। तो देखिए जैसे मान लीजिए ये सोल्यूट है और ये हमारा सॉल्वेंट है, हमने सोल्यूट को इसके अंदर डाला और ये घुल गया। ठीक है। तो कितना सोल्यूट सॉल्वेंट में घुल सकता है, उसी को कहते हैं सॉल्युबिलिटी यानी घुलनशीलता। ठीक। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग जरूर लेते रहिएगा, डेफिनेशन नोट कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा काम आने वाली है आपके। ठीक है। चलिए अब आते हैं वेपर प्रेशर। बच्चों वेपर प्रेशर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वेपर प्रेशर। क्या होता है वेपर प्रेशर, जरा देखिए वेपर प्रेशर में क्या क्या होता है। वेपर, देखिए नाम से याद रखिए, वेपर प्रेशर यानी वाष्प दाब। वेपर्स क्या होती हैं जरा बताइए। वेपर प्रेशर मतलब, वेपर मतलब जो गैस है ना, जब कोई भी लिक्विड मॉलिक्यूल जो होते हैं जब वो गैस में कन्वर्ट होते हैं तो वेपर बनाते हैं। ठीक है, उनको वेपर्स कहते हैं। तो आप एक चीज याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए ये वाटर है ना, ये लिक्विड है, ये लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं और ये लिक्विड मॉलिक्यूल्स जो है वो गैस में कन्वर्ट हो रहे हैं। अच्छा एक चीज और आपको बता दें, जो लिक्विड होता है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट कब होता है, बात समझे? क्या हर एक टेम्परेचर पर लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है, कि या हम जब उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, किसी लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है, तभी जो लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट होता है। बात समझे कि नहीं? तो आप हमेशा इस बात याद रखिएगा कि जो लिक्विड है वो हर टाइम गैस में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, बात समझे कि नहीं? ठीक है, तो उसके मॉलिक्यूल्स लगातार गैस में कन्वर्ट होते रहते हैं, लेकिन जब आप टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो ये गैस में कन्वर्जन की जो प्रोसेस है वो क्या होती है, वो थोड़ा बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, लिक्विड मॉलिक्यूल जल्दी जल्दी गैस में कन्वर्ट होने लगते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपने टेम्परेचर नहीं बढ़ाया, गैस नहीं जला रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका कन्वर्जन गैस में नहीं हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, जैसे आप भगोने में पानी रख दें और आपसे पूछा जाए क्या ये गैस में कन्वर्ट हो रहा है, हाँ बिल्कुल गैस में वो कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा। ठीक है, उस समय भी उसका कन्वर्जन गैस में चल रहा है। तो जैसे मान लीजिए ये हमारा लिक्विड है और लिक्विड जो है ये गैस में, इसके जो वेपर्स बन रहे हैं, गैस
इसके मॉलिक्यूल गैस में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो जब भी किसी कोई लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है तो गैस मॉलिक्यूल लिक्विड पर एक क्या करते हैं, प्रेशर लगाते हैं नीचे की तरफ। देखिए ये गैस मॉलिक्यूल ऊपर जा रहा है, ये क्या करेगा, ये नीचे की तरफ लिक्विड में प्रेशर लगाता है और ऊपर जाता है इसको, और जो ये प्रेशर लगा रहा है इसको ही हम लोग कहते हैं वेपर प्रेशर। यानी वेपर्स लिक्विड से जब वेपर में कन्वर्ट हो रही हैं उस टाइम ड्यूरेशन में लिक्विड पे नीचे की तरफ प्रेशर लगा के ये ऊपर जा रही हैं। तो जितना प्रेशर ये लगाती हैं किसी लिक्विड में, यानी वेपर्स जितना प्रेशर लगाते हैं लिक्विड में, उस प्रेशर को ही कहते हैं हम लोग वेपर प्रेशर। क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर, यानी वाष्प दाब। ठीक है, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब आते हैं राउल्ट्स लॉ। बच्चों राउल्ट्स लॉ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, देखिएगा पेपर में इस बार बोर्ड एग्जाम में, यूपी बोर्ड में तो मान लीजिए आना ही आना है। ठीक है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है राउल्ट्स लॉ। ठीक है, तो देखिए क्या होता है राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स ने क्या बताया, जरा ध्यान दीजिएगा। अच्छा, आपको एक छोटी सी चीज समझाने का प्रयास करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए ये हमारा बीकर है, ठीक है, और इस बीकर में यहां पर जो है कोई लिक्विड भरा हुआ है। जैसे मान लीजिए ये लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, ये लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, और यहां पर ये जो है सोल्यूट पार्टिकल्स हैं, ये सोल्यूट पार्टिकल्स हैं। ठीक है, अब हमने अभी आपको बताया था कि कोई भी लिक्विड हर टाइम जो है वो क्या हो रहा है, वेपराइज हो रहा है। तो ये जैसे लिक्विड भरा हुआ है तो ये भी वेपराइज हो रहा है। तो मान लीजिए ये वेपर्स जो है, ये वेपर्स जो है ये बाहर निकल रही है, मान लीजिए ऐसे हो रहा है। ठीक है, अब जरा देखिए हमने क्या किया, ये सॉल्वेंट था बच्चों, ये क्या था, सॉल्वेंट था। हमने क्या किया, इस सॉल्वेंट में थोड़ा सा सोल्यूट ऐड कर लिया, थोड़ा सा सोल्यूट हमने इसमें ऐड कर, देखिए थोड़ा सा सोल्यूट ऐड करने जा रहे हैं, इसमें थोड़ा सा कुछ सोल्यूट हमने जो है वो मिला दिया, सोल्यूट। तो देखिए क्या होगा, पहले इसमें देखिए, पहले तो यहां पर क्या था, ये इस तरह से ये हमारा सॉल्वेंट था। अब क्या हुआ, जैसे ही हमने इसमें सोल्यूट ऐड किया तो जो सॉल्यूट पार्टिकल्स थे वो क्या हो गए, वो भी यहां पर सरफेस पे आ जाएंगे। आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे बताइए, सरफेस पे आ जाएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे, है ना। तो अब एक चीज बताइए कि जैसे मान लीजिए पहले तो खाली सॉल्वेंट था, सॉल्वेंट पार्टिकल पूरा ऊपर के पूरे सरफेस में सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं और ये वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं। लेकिन जैसे ही हमने इसमें थोड़ा सा सोल्यूट मिलाया, मिलाने पर क्या हुआ कि जो सॉल्यूट पार्टिकल है वो भी सरफेस पे आ गए। तो थोड़े सॉल्यूट थोड़े सॉल्वेंट दोनों मिक्सअप जो है वो लाइन से लगे हुए, और ये क्या हो रहा है यहाँ पर जो है सॉल्यूट पार्टिकल भी, सॉल्यूट पार्टिकल जो है सरफेस पर है। तो ये सोल्यूट पार्टिकल क्या करें, देखिए यहां पर कुछ एरिया जो है वो सोल्यूट पार्टिकल ने भी घेर रखा है, और जब सोल्यूट पार्टिकल ने इसको घेर रखा है तो यहां पर जो वेपराइजेशन है बच्चों वो पहले के मुकाबले क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा। भाई देखिए पहले पूरे सरफेस में सॉल्वेंट थे तो सॉल्वेंट ऊपर जो है वेपराइज हुए जा रहे हैं, लेकिन जब हमने इसमें सोल्यूट डाला, और ऐसा सोल्यूट जो वेपराइज ना होता हो, यानी कि नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, जैसे ही सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल सोल्यूट को डाला गया तो क्या हुआ, ये सोल्यूट भी सरफेस पे आ गया। अब पूरे सरफेस में केवल सॉल्वेंट नहीं है, वहां पर सोल्यूट के कुछ कुछ पार्टिकल्स भी, यानी कुछ कुछ मॉलिक्यूल जो है वहां पर आ गए, उन्होंने भी कुछ एरिया ऑक्युपाई कर लिया है। अब पूरे सॉल्यूशन के सरफेस से सिर्फ सोल्यूट जो है वो अच्छी तरीके से वेपराइज नहीं हो पा रहा है। क्यों, क्योंकि बीच बीच में सोल्यूट पार्टिकल भी है, ये क्या कर रहे हैं, सॉल्वेंट को वेपराइज होने से रोक रहे, है ना। तो अब वेपराइजेशन पहले के मुकाबले कम हो गया, है ना। बस यही चीज राउल्ट ने पकड़ ली। राउल्ट ने क्या कहा, राउल्ट ने ये देखा कि पहले वेपर्स ज्यादा फॉर्म हो रही थी, बाद में वेपर्स कम फॉर्म हो रही। अच्छा एक बात बताइए, अगर वेपर ज्यादा है तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा, और यहां पर वेपर कम है तो वेपर प्रेशर भी कम होगा। तो बस राउल्ट ने इसी को, यानी कि ये बताया था कि ये देखिए फॉर्मूला जैसे लिखा हुआ है Pa बराबर XA इंटू PA नॉट, मतलब जैसे ये प्योर सॉल्वेंट है, इसका प्रेशर मान लीजिए कितना है, इसका प्रेशर हमने मान लिया Pa,
नॉट है, और जब इसमें कुछ मिला दिया तो इसका प्रेशर Pa हो गया, है ना। और यहां पर सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कितना हो गया, XA, क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ A, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ A। ठीक, तो देखिए जरा ध्यान से, तो राउल्ट्स ने यहां पर वेपर प्रेशर और मोल के बीच में एक रिलेशन फाइंड किया जिसको हम लोग राउल्ट्स लॉ कहते हैं। ठीक है, उन्होंने क्या बताया, अकॉर्डिंग टू द राउल्ट्स लॉ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन ए सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, यानी कि जो पार्शियल प्रेशर होता है वो मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। उनका कहना था कि अगर मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा तो पार्शियल प्रेशर बढ़ जाएगा, मोल फ्रैक्शन कम होगा तो पार्शियल प्रेशर भी कम हो जाएगा। ठीक है, और उन्होंने एक फॉर्मूला दिया, Pa बराबर XA इंटू PA नॉट। ठीक है, Pa क्या है बच्चों, वेपर प्रेशर ऑफ A इन मिक्सचर, मतलब जब आपने इसमें कुछ मिक्स कर दिया तब जब प्रेशर है उसको Pa कह रहे हैं, और प्योर सॉल्वेंट का जो प्रेशर है वो Pa नॉट है, और A जो आपने मिक्स किया है उसका जो आपने यहां पर मिक्स किया है उसका मोल फ्रैक्शन A है, समझे। तो यानी मोल फ्रैक्शन बढ़ाने पर वेपर प्रेशर भी बढ़ जाता है, मोल फ्रैक्शन घटाते हैं तो वेपर प्रेशर भी घट जाता है। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है और इसको तो जरूर याद करके जाइएगा, ये बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है पेपर में। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आते हैं आइडियल सॉल्यूशन, यानी कि आदर्श विलयन। आदर्श विलयन क्या होता है बच्चों, देखिए जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करे, यानी कि जिसमें मोल फ्रैक्शन, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें मोल फ्रैक्शन पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसको कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन, यानी आदर्श विलयन, है ना। और जो सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ फॉलो नहीं करते उनको हम लोग कहते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन, यानी अनादर्श विलयन। ठीक, तो ये स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा या तो फिर धीरे धीरे इसको लिखते भी रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज यानी अणुसंख्य गुणधर्म। बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जिससे जो है एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जा रहा है ये आजकल। ठीक है, अभी 2-3 सालों में काफी बार ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, अलग अलग तरीके से पूछा गया, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी काफी ज्यादा बार जो है बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी अणुसंख्य गुणधर्म। देखिए किसी भी सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज, वो गुण जो सॉल्यूट पे डिपेंड करते हैं, है ना, बात समझे, उन प्रॉपर्टीज को कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। मतलब सॉल्यूट को कम ज्यादा करने पर प्रॉपर्टी भी कम ज्यादा हो रही है तो उसको हम लोग कहेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। मतलब सॉल्यूट ज्यादा मिला देंगे प्रॉपर्टी इंक्रीज हो गई, सॉल्यूट कम मिला रहे हैं प्रॉपर्टी डिक्रीज हो गई। इसको छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आप एक शरबत पी रहे हैं तो शरबत का जो मीठापन होता है वो किसकी वजह से होता है, शुगर की वजह से। शुगर क्या है, सॉल्यूट, यानी सॉल्यूट अगर ज्यादा मिला दे, शुगर ज्यादा मिला देंगे, जो हमारा शरबत है वो ज्यादा मीठा हो जाए। और अगर आप शुगर को कम कर देंगे तो शरबत जो है वो थोड़ा फीका हो जाएगा, कम मीठा हो जाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो यानी कि हम देख रहे हैं कि जो मीठापन है, यानी कि जो स्वीटनेस है हमारे सॉल्यूशन की, वो किस पे डिपेंड कर रही है, शक्कर पे। ठीक है, शक्कर पे, शक्कर ज्यादा कर देंगे शुगर बढ़ जाए और मीठापन बढ़ जाएगा, स्वीटनेस बढ़ जाएगी। और अगर आप शुगर को कम कर देंगे तो स्वीटनेस भी कम हो जाएगी। तो यानी कि वो प्रॉपर्टीज, किसी भी सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी जो सॉल्यूट पे डिपेंड करती है ना, सॉल्वेंट पे नहीं, सॉल्यूशन पे नहीं, सिर्फ सॉल्यूट पे। सॉल्यूट कम ज्यादा करेंगे प्रॉपर्टी चेंज हुई जा रही है। तो ऐसी प्रॉपर्टीज को कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज यानी अणुसंख्य गुणधर्म। ठीक है, अणुसंख्य गुणधर्म। ठीक, तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास। देखिए इंपॉर्टेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि विलयन की महत्वपूर्ण अणुसंख्य गुणधर्म, है ना, कौन कौन सा है जरा देखो। सबसे पहली
रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसको हम लोग कहते हैं वाष्प दाब का सापेक्षिक अवनमन या आपेक्षिक अवनमन। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट यानी उबाल में वृद्धि, जिसको हम लोग कहते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक में अवनमन, ठीक। और यहां पर कहते हैं ऑस्मोसिस यानी कि परासरण। ये 4 टाइप की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं 4। बात समझ आए कि नहीं, जो केवल और केवल सॉल्यूट पे डिपेंड करती हैं, सॉल्वेंट पे नहीं, जिनको हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहां पर नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यानी वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। जैसे कि आप लोगों हेडिंग में देख रहे हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर का लोअरिंग यानी कम हो जाना। जैसा कि अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसा कि अभी हमने पहले आपको पढ़ाया था राउल्ट्स लॉ में, सेम वैसे ही है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बच्चों देखिए, वेपर प्रेशर का लोअर हो जाना, कम हो जाना ही, जिसको हम लोग कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब क्या होता है इसका मतलब, देखिए जैसे मान लीजिए प्योर सॉल्वेंट है, जैसे यहां पर बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक बीकर था और इस बीकर में आपने जो है कुछ सॉल्वेंट ले रखा है, ठीक है। और यहां पर क्या है, ये पूरे उसमें सॉल्वेंट के पार्टिकल हैं, ठीक है। अब ये सॉल्वेंट के पार्टिकल हैं, ये सॉल्वेंट के पार्टिकल क्या हो रहे हैं, वेपराइज भी हो रहे हैं। वेपराइज हो रहे हैं तो ये क्या कर रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं, नीचे की तरफ प्रेशर लगा रहे हैं। तो इनका खुद का कुछ प्रेशर है, हाँ, बात समझिए कि नहीं। अब देखिए क्या हुआ, इसी बीकर में हमने क्या किया, एक सॉल्यूट ऐड कर दिया। बच्चों क्या ऐड कर दिया, सॉल्यूट। यहां पर हमने कुछ सॉल्यूट ऐड कर दिया। सॉल्यूट ऐड करने पर हुआ क्या, जरा देखिए ध्यान से। जैसे ही हमने इसमें सॉल्यूट को ऐड किया तो यहां पर सॉल्वेंट पार्टिकल के साथ सॉल्यूट पार्टिकल भी मिक्स हो गए, समझे कि नहीं। ये सॉल्यूट पार्टिकल भी यहां पर सरफेस पर आ गए, समझे, जिनकी वजह से बच्चों जो वेपराइजेशन है वो थोड़ा थोड़ा कम हो गया। पहले ज्यादा पार्टिकल वेपराइज हो रहे थे, अब कम पार्टिकल वेपराइज हो रहे। क्यों? क्योंकि ऊपर की सरफेस को कुछ सरफेस को सॉल्यूट पार्टिकल ने ऑक्युपाई कर लिया है, तो सरफेस कम हो गया है। तो सरफेस कम होने की वजह से जो वेपराइजेशन है वो भी कम हो गया, है ना। अच्छा, वेपराइजेशन कम हो रहा है तो प्रेशर भी बच्चों कम लग रहा होगा। तो हम देख रहे हैं कि सॉल्यूट मिलाने से वेपर प्रेशर जो है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, लोअर हो रहा है। इसी को कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, समझे कि जिसमें वेपर प्रेशर कम हो जाता है। तो जब आप सॉल्यूट मिलाते हैं किसी सॉल्वेंट में, तो सॉल्यूट मिलाने से जो वेपर प्रेशर होता है वो क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, ठीक। अब वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, फार्मूला देखिए लिखा हुआ है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। ये ऐसे लिखा हुआ है, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बराबर क्या लिखा हुआ है, एक्स ऑफ सोल्यूट यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, समझे कि नहीं, ठीक है। ये फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा, ठीक। देखिए यहां पे पी नॉट क्या है, पी नॉट बच्चों प्योर, ये प्योर सॉल्वेंट है, इसका जो वेपर यहां पे जो वेपर प्रेशर लग रहा है वो पी नॉट, और सोल्यूशन जब सोल्यूट मिक्स कर दिया तब जो वेपर प्रेशर लग रहा है उसको पीएस कह रहे हैं, ठीक है। तो पी नॉट में पीएस देखिए कम हो गया ना भाई, देखिए यहां पर प्रेशर ज्यादा था, यहां कम हो गया। कितना कम हो गया, कितना कम हो गया, कैसे निकालेंगे, पी नॉट से पीएस को घटा देंगे तो यहां पे आपको पता चल जाएगा कितना वेपर प्रेशर कम हुआ, और उसको हम देख रहे हैं स्टार्टिंग में कितना था उसके रेस्पेक्ट में, तो फ्रैक्शन कर देंगे। तो इसी को बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो होता है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के, मतलब जितना आपने सॉल्यूट यहां पर ऐड किया है उसके मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है,
ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको जरूर याद कर लीजिएगा, काफी बार बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट आते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यानी क्वथनांक में उन्नयन जिसको कहा जाता है। ठीक है, क्या होता है, देखिए जब आप किसी सॉल्वेंट में कोई सोल्यूट ऐड करते हैं तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बढ़ जाता है। जैसे वाटर है, वाटर बच्चों कितने डिग्री पे बॉयल होता है, वाटर जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे बॉयल होता है। ठीक है, अगर आप उसमें थोड़ी सी शुगर ऐड कर दें, है ना, या नमक ऐड कर दे, सॉल्ट ऐड कर दे, तो क्या होता है, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है यानी कि उसका जो क्वथनांक है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि अब वो 100 नहीं रह गया, 100 से थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है, बढ़ गया है, या मान लो हो सकता है 101 हो जाए, 102 हो जाए, 105, 110, 120 हो जाए, यानी पहले से बढ़ गया। तो यानी कि एक चीज हमें पता चली कि जब आप किसी सॉल्वेंट में थोड़ा सा सोल्यूट ऐड करेंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है। तो जितना बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज किया उसी को कहते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यानी क्वथनांक में उन्नयन। इसको बच्चों डेल्टा टीबी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा टीबी से। ठीक है, बात समझे कि नहीं, डेल्टा का मतलब चेंज, टी का मतलब टेम्परेचर में, यानी टेम्परेचर में, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट में, है ना, बी का मतलब बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट में कितना चेंज आया उसको हम लोग कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी क्वथनांक में उन्नयन। उन्नयन मतलब बढ़ जाना, क्या बढ़ जाना, क्वथनांक का यानी बॉइलिंग पॉइंट का। ठीक है, और फार्मूला क्या लिखा हुआ है बच्चों, देखिए डेल्टा टीबी बराबर 1000 इंटू केबी इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल डब्ल्यू इंटू कैपिटल एम। देखिए इसमें टर्म्स समझ लीजिए, क्योंकि न्यूमेरिकल आता है वहां पर आप लोग फंस जाएंगे। देखिए स्मॉल डब्ल्यू का मतलब है बच्चों मास ऑफ सोल्यूट, स्मॉल डब्ल्यू का मतलब है मास ऑफ सोल्यूट। कैपिटल डब्ल्यू का मतलब है बच्चों मास ऑफ सॉल्वेंट, और कैपिटल एम का मतलब है बच्चों मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, और केबी बच्चों होता है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। बात समझिए, मोलल एलिवेशन, इसको बोलते हैं बच्चों मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। इसके बारे में भी अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट क्या होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। स्मॉल डब्ल्यू क्या है, मास ऑफ सोल्यूट, कैपिटल डब्ल्यू मास ऑफ सॉल्वेंट, कैपिटल एम मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, ये टर्म जरूर याद रखिएगा, क्योंकि जब न्यूमेरिकल आता है तो वहां पर ये सारी चीजें निकाल के बस आपको इसमें पुट करना है। अगर आपने फॉर्मूले में पुट किया बहुत ही आसानी से आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अभी हम लोगों ने पढ़ा था मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, हिंदी में कहते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक यानी केबी। अब ये केबी क्या होता है, जैसा कि डेफिनेशन में लिखा है, 1 मोल विलयन को 1000 ग्राम विलायक में घोलने पर उबाल बिंदु में। देखिए आपने क्या किया, 1000 ग्राम सोल्यूशन, यानी कि 1000 कहिए या 1 किलोग्राम। ठीक है, आप क्या करिए 1000 ग्राम विलायक में आपने एक वाटर, मान लीजिए वाटर लिया 1000 ग्राम, यानी 1 किलोग्राम आप क्या कर लिए, वाटर ले लीजिए, यानी 1 लीटर वाटर ले लीजिए मान लीजिए। अब उसमें क्या करें 1 मोल सोल्यूट डालिए, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। जितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है उसी को हम लोग कहेंगे मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, यानी कि मोलल उन्नयन स्थिरांक केबी। ठीक, यानी कि 1 लीटर से ज्यादा ना हो कम ना हो, 1 लीटर का आप सॉल्वेंट लीजिए और उसमें 1 मोल सोल्यूट डालिए, केवल 1 मोल, है ना। और आपको तो पता ही है सोल्यूट डालते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। अब 1 मोल सोल्यूट डाला है तो कितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा है, वही है हमारा मोलल उन्नयन स्थिरांक, यानी मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है, तो चलिए देखिए ये वाला अभी हम लोग पढ़ेंगे मोलर डिप्रेशन। पहले डिप्रेशन वाला पॉइंट पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन का मतलब होता है कम हो जाना, फ्रीजिंग पॉइंट का यानी फ्रीजिंग पॉइंट का कम हो जाना।
यानी कि हिमांक में अवनमन। अवनमन का मतलब होता है कम हो जाना, हिमांक का मतलब है फ्रीजिंग पॉइंट, है ना, जमना। हिमांक का मतलब जमना। अब देखिए क्या हो रहा है, अभी हम लोगों ने पिछले वाले पॉइंट में पढ़ा था कि जब हम लोग किसी सॉल्यूट में क्या करते हैं, सॉल्वेंट में सॉल्यूट को मिक्स करते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, ठीक है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। लेकिन जब आप किसी सॉल्वेंट में सोल्यूट को ऐड करेंगे तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो बच्चों कम हो जाएगा। वो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम। यानी सोल्यूट मिलाने से तीन चीजें हो रही हैं। सबसे पहला क्या हुआ था, वेपर प्रेशर कम हो रहा था, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा था। अब क्या हो रहा है कि फ्रीजिंग पॉइंट भी बच्चों क्या हो जाता है, कम हो जाता है, यानी हिमांक भी कम हो जाता है, हिमांक में अवनमन आ जाता है। यानी कि अगर आप देखें कि आपने वाटर लिया, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, 0 डिग्री। अगर आप उसमें शुगर ऐड कर देंगे या सॉल्ट ऐड कर देंगे तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 से थोड़ा सा नीचे खिसक जाएगा, यानी -1, -2, -3 हो जाएगा। बात समझे? वो डिपेंड करता है कि आप कितनी क्वांटिटी में सॉल्यूट को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो उसी हिसाब से उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज है, यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी फ्रीजिंग पॉइंट का कम होना। देखिए ये जो हम आपको थोड़ा थोड़ा करके समझा रहे हैं, अगर आप इसको अपने दिमाग में रखेंगे तो बच्चों इसी से आप डेफिनेशन को भी बना सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप इसको रट्टाफिकेशन से या रट के ही जाएं, ठीक है। जब मेरा पेपर था, ठीक है, जब हम इंटर में थे तो हमने कोई भी चीज यकीन मानिए ऐसे रट के नहीं गए थे। हमने क्या किया था, पॉइंट्स को अच्छे से समझ लिया था और उसको जो है अपनी लैंग्वेज में बनाकर लिख दिया था, ठीक है। बात समझे कि नहीं? तो जरूरी नहीं है कि आप इसको रट ही लें तभी काम चलेगा, नहीं। अगर आप समझ लेंगे तो बहुत अच्छा है। समझी हुई चीज आप ज्यादा दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं, बात समझे कि नहीं, वो ज्यादा दिन तक आपको याद रहेगी, ठीक। और उसको आप बनाकर भी लिख सकते हैं। आप यार इंग्लिश मीडियम में हो, हिंदी मीडियम वालों के लिए तो बहुत ही बढ़िया है कि अगर उन्होंने समझ लिया है तो वो हिंदी में बहुत आसानी से लिख सकते हैं। लेकिन अगर बच्चे इंग्लिश मीडियम अगर आप हैं और अगर आप समझी हुई चीजों को इंग्लिश में जो है अच्छे से नहीं लिख पा रहे हैं तो यार इंग्लिश मीडियम पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। और ये 12th क्लास है, अगर 12th क्लास में अगर आप ये नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या बचा, ठीक है। तो आप मतलब अभी 12th में आए ही क्यों, आप पीछे जाके पहले इसको सीखिए कि समझी हुई चीज को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कैसे लिखना है। ये तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है। तो मेरा कहना आपसे यही है, कुछ भी रटिए नहीं, हर एक चीज को जैसे समझाया जा रहा है वैसे ही अपने दिमाग में समझ लीजिए, स्टोर कर लीजिए, ठीक है। तो आप जो है इसको अच्छे से लिख भी पाएंगे और ज्यादा दिन तक ये चीजें याद भी रहेंगी, ठीक। तो देखिए हिमांक में अवनमन यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो है उसको हम लोग डेल्टा टीएफ से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा टीएफ बराबर 1000 केएफ स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू और इनटू कैपिटल एम। देखिए यहां पे सिर्फ एक चीज बदली है, कांस्टेंट वहां पर केबी था, यहां केएफ है। केबी को कहते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक और केएफ को कहते हैं मोलल अवनमन स्थिरांक, ठीक है। वहां उन्नयन था तो उन्नयन स्थिरांक, यानी कि मोलल फ्रीजिंग यहां पर केएफ को क्या कहेंगे, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट क्या कहेंगे, यानी कि मोलल अवनमन स्थिरांक, ठीक है। तो बस ये दोनों चीजें जो है केएफ और केबी अलग है ना। और कांस्टेंट की वैल्यू आपको एग्जाम में क्वेश्चन में दी होती है, ठीक है। तो बस आप इसका नाम याद रखिए, बाकी सारी चीजें स्मॉल डब्ल्यू वही। क्या स्मॉल डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, स्मॉल डब्ल्यू का मतलब बच्चों यहां पर ये होगा कि मास ऑफ सॉल्यूट, कैपिटल डब्ल्यू मास ऑफ सॉल्वेंट और कैपिटल एम मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। वैल्यू उठाइए रख दीजिए और आंसर आ जाएगा। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों, ऑस्मोसिस। यकीन मानिए काफी बार यूपी बोर्ड का तो समझ लीजिए फेवरेट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑस्मोसिस यानी परासरण। बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है। दसियों बार ये पेपर में आया होगा। जब आप अनसॉल्ड लगाएंगे तो ऑस्मोसिस आपको लगभग हर दूसरे तीसरे अनसॉल्ड में जरूर मिलेगा। चलिए देखिए ऑस्मोसिस यानी परासरण होता क्या है।
देखिए क्या करते हैं, वह घटना जिसमें अर्धपारगम्य झिल्ली यानी जिसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं के माध्यम से विलायक शुद्ध विलायक की ओर से विलयन की ओर प्रवाहित होता है, उसको हम लोग परासरण कहते हैं। जैसे हम आपको बताते हैं, देखिए मान लीजिए यहाँ का ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है ना, मतलब ऐसी मेम्ब्रेन है ना, ऐसी झिल्ली जिसमें पोर्स होते हैं, छोटे छोटे से छिद्र होते हैं, बात समझे कि नहीं। और इसके एक तरफ सॉल्यूशन है, देखिए सॉल्यूशन में काफी सारी चीजें मिली हुई है, और एक तरफ प्योर सॉल्वेंट है, एक तरफ क्या है, प्योर सॉल्वेंट है। बात समझिए, दोनों को हमने क्या कर रखा है, सेपरेट कर रखा है। ये हमने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी बीच में, ऊपर सॉल्यूशन नीचे सॉल्वेंट। तो होता क्या है कि सॉल्यूट के जो पार्टिकल ये सॉल्वेंट के जो पार्टिकल हैं बच्चों, ये क्या करते हैं, ये सॉल्यूशन की तरफ जाना चालू करते हैं इस झिल्ली के द्वारा। इस झिल्ली को पार करके यानी मेम्ब्रेन को पार करके कहां निकल जाते हैं, सॉल्यूशन में। देखिए ये जैसे ये नीचे से जा रहे हैं, देखिए यहां पर बहुत सारे सॉल्वेंट के पार्टिकल जो है वो सॉल्यूशन में मिक्स हो रहे हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं ऑस्मोसिस यानी कि परासरण। ठीक है, क्या है जरा एक बार फिर से देख लीजिए। एक मेम्ब्रेन है, पोरस मेम्ब्रेन, जिसमें छोटे छोटे से छिद्र है ना, झिल्ली है जिसको अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। इसके ऊपर एक तरफ जो है सॉल्यूशन है और नीचे एक तरफ जो है वो सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट, इसमें कुछ मिक्स नहीं है, और ऊपर हमने सॉल्यूशन रखा है। तो क्या होता है कि सॉल्वेंट के पार्टिकल झिल्ली से होते हुए, मेम्ब्रेन से होते हुए कहां चल जाने लगते हैं, सॉल्यूशन की तरफ। इसको हम लोग कहते हैं ऑस्मोसिस। क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस यानी कि परासरण। ठीक, बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है बच्चों, बहुत ऑस्मोटिक प्रेशर। देखिए आपको पता है जैसे अर्धपारगम्य, ये देखिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है ना, और यहां पर क्या है, यहां पे प्योर सॉल्वेंट है, यहां पे सॉल्यूशन है ना, बात समझे कि नहीं। देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर कहने का मतलब है वो प्रेशर जो किसी सॉल्यूशन में लगाने पर यहां पर, या फिर एक ऐसे भी कह सकते हैं, ये इधर आ रहा है सॉल्वेंट के पार्टिकल। अभी हम लोगों ने ऑस्मोसिस पढ़ा था, ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट के पार्टिकल कहां जाते हैं, सॉल्यूशन की तरफ, है ना। तो आप देखिए, अच्छा एक बात बताइए, सॉल्वेंट के पार्टिकल कहां जा रहे हैं, सॉल्यूशन की तरफ, है ना। तो अच्छा एक बताइए, सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं तो सॉल्यूशन उसको रोकने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा, बात समझे कि नहीं। तो जब वो उसको रोकेगा कि नहीं करेगा, है ना, सॉल्यूशन कहेगा कि सॉल्वेंट को आने मत दो, तो कुछ प्रेशर अपनी तरफ से लगाएगा, अप्लाई करेगा कि नहीं करेगा, है। तो वैसे ही जब सॉल्वेंट के पार्टिकल मेम्ब्रेन से होते हुए कहां जाते हैं, सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं, तो सॉल्यूशन के पार्टिकल क्या करते हैं, मेम्ब्रेन की तरफ सॉल्वेंट पार्टिकल को अपने अंदर आने से रोकते हैं, मिक्स होने से क्या करेंगे, रोकेंगे, और रोकेंगे तो प्रेशर लगाएंगे, और जितना प्रेशर वो लगाते हैं सॉल्वेंट पार्टिकल को रोकने के लिए, उसी को कहते हैं हम लोग ऑस्मोसिस। क्या कहते हैं बच्चों, ऑस्मोसिस। ठीक है, ऑस्मोसिस और या ऑस्मोटिक प्रेशर, वो प्रेशर जो सॉल्वेंट पार्टिकल को मिक्स होने के लिए, रोकने के लिए लगाया जाता है सॉल्यूशन के द्वारा, उसको हम लोग कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है बच्चों, रिवर्स देखिए ये अभी हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, ये सॉल्वेंट पार्टिकल थे, ठीक है, और ऊपर जो है ये प्योर सॉल्वेंट है और ये हमारा सॉल्यूशन है। ऑस्मोसिस में क्या हो रहा था कि जो पार्टिकल है सॉल्वेंट के, वो कहां जा रहे थे, पार्टिकल सॉल्वेंट से कहां जा रहे थे, सॉल्यूशन में। लेकिन हमने क्या किया, यहां पर ऊपर एक प्रेशर, सॉल्यूशन पे एक प्रेशर लगाया, जिसकी वजह से जो सॉल्वेंट पार्टिकल थे वो सॉल्यूशन से प्योर सॉल्वेंट में जाने लगे। ठीक है, इसका मतलब ये क्या हो गया, रिवर्स हो गया, उल्टा हो गया। अभी क्या था, इससे पहले ऑस्मोसिस में
सॉल्वेंट पार्टिकल जो थे वो कहाँ, सॉल्वेंट जो पार्टिकल हैं वो सॉल्यूशन की तरफ जा रहे थे। अब क्या हो रहा है, हमने ऊपर से एक प्रेशर लगाया तो क्या हुआ कि जो यहाँ सॉल्यूशन के जो पार्टिकल हैं वो प्योर सॉल्वेंट में एंटर कर रहे हैं, तो हमारी जो प्रोसेस है वो रिवर्स हो गई है। इसीलिए अब इसको कहेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस, यानी उत्क्रम परासरण या विपरीत परासरण। ठीक है, तो ये डेफिनेशन लिख लीजिएगा, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं लास्ट, वांट हाफ फैक्टर यानी वांट हाफ गुणांक, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर बच्चों बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल आ चुके हैं काफी बार। ठीक है, और डेफिनेशन भी काफी बार पूछी जा चुकी। ठीक, तो क्या होता है जरा देखिए, जिसको हम लोग वांट हाफ फैक्टर यानी वांट हाफ गुणांक, ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, यानी कॉलिगेटिव वो प्रॉपर्टी जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, और कैलकुलेटिव प्रॉपर्टी मतलब कैलकुलेटिव वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो वैल्यू कैलकुलेट की जा रही है, दोनों के अनुपात को, है ना, दोनों के रेशियो को क्या कहते हैं, वांट हाफ फैक्टर यानी वांट हाफ गुणांक। देखिए, किसी आड़ुसंख्य के गुणधर्म के प्रायोगिक मान, यानी जो प्रायोगिक का मतलब जो प्रयोग से निकाला है आपने, और सामान्य मान जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है, दोनों को डिवाइड करने पर जो आता है उसको कहते हैं वांट हाफ फैक्टर यानी वांट हाफ गुणांक। तो बच्चों ये हमारा चैप्टर यहां पर समाप्त होता है, सॉल्यूशन। आई होप आप लोगों को ये सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कहीं पर भी कोई डाउट हो तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ये वन शॉट हमारा कंप्लीट होता है थ्योरी का। अब इसके बाद आपको न्यूमेरिकल का एक वन शॉट मिलेगा, जिसमें हम लोग फर्स्ट चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को बच्चों ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बच्चों तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम बहुत ही करीब है। यूपी बोर्ड बच्चों 18 तारीख से, जैसा आप सभी को पता है 18 फरवरी से स्टार्ट है। सीबीएसई वाले जो हैं वो 12, हमको लग रहा है शायद 12 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट है सभी का। ठीक है, तो फरवरी में सबके एग्जाम है और हमारा ये नवंबर चल रहा है। काफी कम समय बचा हुआ है, लगभग 3 महीने बचे हुए हैं। तो वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि वो लोग भी जो है थोड़ा सा बेनिफिट अपना ले सकें और इस बार के बोर्ड एग्जाम में, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, चाहे वो सीबीएसई हो, चाहे वो आईसीएसई हो, अच्छा स्कोर कर सके। ये बच्चों वीडियो हर एक बोर्ड के लिए है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ यूपी बोर्ड के लिए, आप इसको सीबीएसई वाले भी इसको अच्छे से देख सकते हैं और यहाँ से अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।